देश भर में आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश नेताजी से प्रेरणा लेकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश कैबिनेट की बैठक के लिए किए गए कई बड़े फैसले। एकमुश्त निपटान योजना 2025 को मिली मंजूरी। जीएसटी से पहले के 7 अधिनियमों के तहत कर बकाया राशि का होगा निपटान। 2 लाख से अधिक करदाताओं को मिलेगा लाभ। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश के मुख्य मार्गों पर वाहनों की स्थिति जानने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने का किया जा रहा है अध्ययन। सड़कों पर बिना परमिट के वाहन चलने नहीं दिए जाएंगे। और गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार चौथी बार शामिल होगी हरियाणा की झांकी। गीता के दिव्य संदेश और खिलाड़ियों की प्रतिभा के समागम को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित करेगी झांकी। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद कर रहा है। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेताजी भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सर्वाधिक दृढ़ और प्रेरक हस्तियों में शामिल थे। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए नेताजी के बिगुल से लाखों भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। स्वाधीनता हासिल करने के लिए नेताजी की अथक प्रतिबद्धता और आजाद हिंद फौज का साहसी नेतृत्व भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस पर वीडियो संदेश में दोहराया है कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। देशवासियों को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। नेताजी के योगदान का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों को आराम के दायरे से बाहर निकलकर नेताजी की उसी दक्षता पर ध्यान देते हुए उत्कृष्टता को अपनाना चाहिए और देश की एकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना चाहिए। साथियों, आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है, तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। यही एकजुटता आज विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। प्रधानमंत्री ने नेताजी को नमन करते हुए सरकार द्वारा उन्हें दिए गए सम्मान के तहत किए गए कामों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि नेताजी की स्मृति में लाल किले में संग्रहालय बनवाया गया, इंडिया गेट के निकट नेताजी की प्रतिमा लगाई गई है और अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व भारत की ओर देख रहा है और नेताजी की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। पराक्रम दिवस पर कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले लिए। कॉन्फेड हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड तथा हथकरघा एवं निर्यात निगम के ऐसे पूर्व कर्मचारी जो वृद्ध अवस्था पेंशन सहित अपने निगमों से भी पेंशन ले रहे थे, उन्हें राहत देने का फैसला किया गया है। ऐसे कर्मचारियों से 1 साल में प्राप्त की गई 1 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इन कर्मचारियों को अब HSMITC के पूर्व कर्मचारियों की तरह ही एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। कर्मचारी वर्गीकरण के आधार पर यह मानदेय 6,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रतिमाह होगा। इसके अलावा हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस संशोधन के तहत अब प्रदेश में 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। या हमारे कन्फेड
हरियाणा मिनरल लिमिटेड, हथकरघा, सब कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक का ऑनरेरियम वो दिया जाएगा। सब कर्मचारियों को जिनकी बुढ़ापा पेंशन वो डबल ले रहे थे, उनके लिए जो बुढ़ापा पेंशन थी, सम्मान भत्ता था, वो लगभग 1 साल का उनका 1,46,00,000 रुपया आज उनका वो माफ किया है। हमने दिव्यांगजनों को के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में 10 और दिव्यांगजनों की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। कैबिनेट ने हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम टुलकाना धाम पूजा स्थल बोर्ड बनाने को भी अपनी मंजूरी दी है। इसके विधेयक 2025 के मसौदे को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। कैबिनेट ने प्रदेश में एक कर से जुड़े मामले के निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान का प्रावधान शामिल है। इसके तहत किसी एक अधिनियम में 10 लाख रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। शेष मूल कर राशि में भी 60% की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को भी राशि में 50% की छूट मिलेगी। योजना का लाभ लेने वाले सभी लोगों का ब्याज और जुर्माना राशि पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। प्रदेश के 2 लाख से अधिक करदाता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। जब जीएसटी आया उससे पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान करने के लिए हरियाणा में एक मुश्त निपटान योजना 2025 को आज मंजूरी कैबिनेट ने दी है। 10 लाख रुपए तक के नीचे के 10 लाख रुपए से नीचे के ऐसे सब जो लोग हैं उनको ये राहत दी गई है कि उनके मूल में से ब्याज तो पूरा माफ हो जाएगा, जितना ब्याज है वो तो माफ हो जाएगा, परंतु मूल में से भी 1 लाख रुपया वो कम किया जाएगा और उस मूल का भी 60% माफ कर दिया जाएगा। 40% मात्र उसने देना है ताकि वो उस लिटिगेशन से बच सके। उसको वर्ल्ड बैंक के सहयोग से प्रदेश को 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी कैबिनेट ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को भी अपनी मंजूरी दे दी है। 3,647 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वर्ल्ड बैंक के सहयोग से परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। उसके लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। लगभग 3,647 करोड़ रुपए के कुल इसको पर परियोजना पे खर्च होंगे, निवेश होगा और वर्ल्ड बैंक से परियोजना के कार्यान्वयन करने के लिए 2,498 करोड़ रुपए का लोन भी लिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा 1,066 करोड़ रुपए का योगदान इस परियोजना के अंदर दिया जाएगा और अनुदान के रूप में 83 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के मुख्य मार्गों पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने पर अध्ययन भी किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सकेगा कि कोई गाड़ी सड़क पर चलने के लायक है या नहीं। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज को बेहतर बनाने के लिए राज्य की कंडम बसों का भी सर्वे करवाया जा रहा है। जयपुर में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों की बैठक से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वाहनों में ओवरलोडिंग की समस्या चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली में हुई परिवहन मंत्रियों की एक बैठक में एक गैजेट स्थापित करने पर विचार हुआ जिसके ऊपर वाहन का वजन आ जाएगा। इस बैठक में ओवरलोडिंग को लेकर ट्रांसपोर्ट यूनियनों को अपनों से कोई न कोई नियम बनाने को भी कहा गया है। सड़कों पर बिना परमिट
के चल रही बसों के बारे में उन्होंने कहा कि बिना परमिट और बिना नंबर की गाड़ी राज्य की सड़कों पर नहीं चलने दी जाएगी। इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसमें सड़कें भी टूटती हैं, लोगों की जिंदगियां भी जाती हैं, चोरी भी होती है, भ्रष्टाचार भी होता है। ये जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी और मैंने खुद उनको कहा कि आप ने इतनी बड़ी बड़ी एसोसिएशनें बना रखी हैं, तो आप अपने लिए नियम भी बनाओ। आप नियम बनाओ कि हम ओवरलोडिंग गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम ओवर स्ट्रक्चर्ड गाड़ी नहीं चलाएंगे, और जो हमारा स्टाफ है उसके भी ड्यूटी आवर्स हो गए। इंसान है, एक आदमी सुबह बैठता है और 15-15, 20-20 घंटे गाड़ी चलाता है, फिर वो टक्कर मारता है कहीं ना कहीं। कोई ना कोई सिस्टम बनाने पड़ेंगे। इससे पहले कि सरकार बनाए, आप खुद बनाएं, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, एसोसिएशन के लिए ये बनाए। ऑल इंडिया की कमेटी थी तो हमने उसके ऊपर रखा, और अगर वो नहीं करते हैं और सरकार करती है तो फिर आप जानते हो कि क्या होता है। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां देखने को मिलेंगी। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की विविधता और सांस्कृतिक समावेशिता को दर्शाने वाली झांकियों की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 10 मंत्रालयों और विभागों की अनूठी थीम वाली झांकियां शामिल होंगी। इस वर्ष तीनों सेनाओं की सशक्त और सुरक्षित भारत थीम वाली एक झांकी परेड का खास आकर्षण रहेगी। परेड में मौसम विभाग की पहली बार अपनी झांकी निकालेगा। इस झांकी में विभाग का पिछले 150 वर्षों का समृद्ध इतिहास और विरासत दिखाई देगी। गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी भी लगातार चौथी बार कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। इस झांकी में मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के दिव्य संदेश को दर्शाया गया है, तो वहीं तकनीकी व नवाचार के क्षेत्र में निरंतर विकास और खेल महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहे हरियाणा की झलक भी झांकी के माध्यम से दिखाई देगी। सूचना विभाग के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग ने कल नई दिल्ली में हरियाणा की झांकी को प्रस्तुत करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी प्रदेश की समृद्धि, विरासत और विकास का अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा की झांकी में गीता के उपदेश के चित्रण के साथ ही सूरज कुंड मेले से प्रेरित एक शिल्प गाड़ी को भी दर्शाया गया है। शिल्प गाड़ी के पीछे हरियाणवी ताऊ को लैपटॉप पर काम करते हुए दिखाया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि आज हरियाणा का किसान सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने दैनिक जीवन और खेती के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा की झांकी समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास थीम पर चयनित हुई है, जिसका निर्माण रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में हुआ है। विचारधारा लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस झांकी को हमने बनाया है, जिसमें हमने पूरी विरासत कुरुक्षेत्र के धर्मनगरी से जो भगवान कृष्ण ने मानवता को एक संदेश दिया था अर्जुन के माध्यम से, वहाँ से लेके आज जो हमारा हरियाणा का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खिलाड़ियों का जो योगदान हुआ है वो पूरा हमने इसमें दिखाया, दर्शाया है कि हरियाणा में एक ऐसी भूमि है, विरासत में भी हमारे पास कल्चर, बड़ा समृद्ध कल्चर है, और विकास जो अभी अभी तक जो विकास हुआ है वो भी एक भारत में बहुत ऊंचाई पे है। इस झांकी को तैयार करने में 3 महीने का समय लगा है। काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व है, सारी टीम वर्क है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली की लागत को कम करने के लिए 36 करोड़ की लागत से 290 सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रिया समिति की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई। इस बैठक में कुल 804 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। प्रदेश में सीवरेज की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुपर सकर मशीनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए एडवांस तकनीक का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं
ही होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों से विभिन्न स्पोर्ट्स की मांग प्राप्त की जाए और इसके अनुसार स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए। सरकार का उद्देश्य बच्चों को बचपन से ही खेल का माहौल प्रदान करना है ताकि उनके खेल हुनर को निखारा जा सके और वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। बैठक में यमुनानगर के सोढोरा में CHC को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। थानेसर टाउन में आवासीय कॉलोनियों के लिए 12.50 MLD क्षमता के STP के निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस बैठक में 26 एजेंडे वो आए थे। इनमें से 19 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। जो हमने बीडर्स के साथ नेगोशिएशन किया है, उस नेगोशिएशन के अंदर भी 30 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार का बचा है। हरियाणा में लगातार विकास की गति तेज हो, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचें, उसको लेकर के हमारी सरकार गति से काम कर रही है। आज के भी 804 करोड़ रुपए के विकास कार्य और डेवलपमेंट के कार्यों के एजेंडे को मंजूरी मिली है। इससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को बड़ा लाभ होगा। प्रदेश के दक्षिण छोर पर बसे नारनौल और नांगल चौधरी में सिंचाई का पानी पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में लिफ्ट पंपों के लिए विद्युतीय उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब जल्द ही इन उपकरणों की खरीद पर सिंचाई परियोजना को लागू किया जाएगा। इस बैठक में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रहीं। बैठक के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इसे दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात कहा जाएगा। इस कदम से नारनौल में निजामपुर और नांगल चौधरी तक मॉनसून के पानी को पहुंचाने के लिए रास्ता बन गया है। इन विद्युतीय प्रणालियों की स्थापना से सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार होगा तथा भूजल संभरण में भी सुधार होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद कुल 20 गांवों को सिंचाई और भूजल संभरण के लिए जलापूर्ति का लाभ मिलेगा। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पराक्रम दिवस के अवसर पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 129वीं जयंती पर नमन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। करनाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी सामान्य नाम नहीं बल्कि देश की आजादी की एक पूरी कहानी है। इसके लिए युवाओं को नेताजी के जीवन से देश सेवा की प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी ने न केवल लोगों के मन में आजादी की लौ प्रज्वलित की बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी पैदा किया कि हमें आजादी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और उन्होंने 50,000 लोगों की फौज बना डाली। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हरियाणा से भी उस समय कई युवक आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा देने वाले सबसे पहले व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। बोस जिनको हम आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा श्रेय उनको देते हैं। आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाई, देश में बहुत से नौजवानों को साथ लेकर के और उस आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। आज उनका जन्मदिन 23 जनवरी, उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी नेताजी सुभाष जी के जीवनी से हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी कि देश के प्रति अपना जो दायित्व है उसको निभाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब हमें राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर आमतौर पर लगाने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए मुझ पर मुकदमे भी दर्ज हुए और कोर्ट की लड़ाई भी लड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा फहराने में पीएम नरेंद्र मोदी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हर घर तिरंगा की मुहिम के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का महत्व बताया गया। 21 वर्ष पहले आज ही के दिन देशवासियों को ये अधिकार मिला था।
उन्होंने देश निर्माण में महिला और युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि इस बार जब देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होंगे, ऐसे समय में हम मेरा धागा मेरा तिरंगा मेरा देश अभियान चला रहे हैं। इसके तहत हमने लाखों लोगों से धागे मंगवाए हैं, जिससे राष्ट्रीय ध्वज बनाकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे। संहिता ये केवल सरकारी निर्देश हैं और झंडा फहराना जो है, हमारा संविधान हमें हक देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये उसका एक अंग है। तो इसको लेकर के फिर एक 10 वर्ष लंबी कानूनी लड़ाई चली और फिर अंत में जाकर के 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे एक हमारा संवैधानिक हक घोषित किया इसको। और उसके बाद से हम सब गर्व से हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम घरों पे, दफ्तरों पर, हम कहीं भी चाहें इसको हर रोज़ इसको दर्शा सकते हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने ये मेरे सपने को साकार किया। कि मेरा यही सपना था कि घर घर में लोग तिरंगा झंडा दर्शाएं और उससे भी बड़ी बात है कि उस तिरंगे झंडे से प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के साथ ही बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध करवाने और उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक धरती से शुरू किए गए इस अभियान के तहत प्रदेश में लिंग अनुपात में अभूतपूर्व सुधार करते हुए इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का काम किया गया है। वर्ष 2014 में प्रदेश का लिंग अनुपात 866 से था, जो अब बढ़कर 910 तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सामाजिक कुरीति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लगातार संजीदगी से प्रयास कर रही है ताकि लैंगिक भेदभाव को पूर्ण रूप से दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि हाल ही में गांव की महिला सरपंचों को उनके अपने अपने गांव में एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि इस पहल को और मजबूती देते हुए लिंग अनुपात में और अधिक सुधार लाया जा सके। की बात करें तो उस वक्त 861 था, जो आज बढ़कर के 910 हो गया है। एक बड़ा सुधार इसके अंदर आया है, एक कुरीति समाप्ति की तरफ जा रही है और आगे भी ये कुरीति बिल्कुल समाप्त हो। सरकार की तरफ से गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी कोताही न बरती जाए। उसको लेकर के सरकार गंभीर है ताकि इस लैंगिक भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस बहुत ही लोकहित विषय को लेकर के संजीदगी से काम कर रही है। फतेहाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर कल एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के प्रभाव के चलते राज्य में लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ है। फतेहाबाद में 1000 लड़कों के मुकाबले अब 925 लड़कियां हैं। सुभाष बराला ने कहा कि समाज और सामाजिक संगठनों के योगदान से इस अभियान को सफलता मिली है। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई। पानीपत से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हुई थी और उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने इसकी अगुवाई की थी। निश्चित रूप में उस समय जो 879 का एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि खराब अनुपात था बेटों के मुकाबले बेटियों की जन्म दर का, आज अगर हरियाणा की बात करें हम 914 का हमारा अनुपात निकल करके आया है और फतेहाबाद जिले में
925 का अनुपात बेटियों की जन्म दर का निकल करके आया। निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का अभियान सरकारी स्तर पे लिया गया, देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और सामाजिक संगठनों के द्वारा ये अभियान लिया गया, इसमें खाप पंचायतों से लेकर के अन्य सामाजिक संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई और उसी का परिणाम है कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उस बहुत खराब अनुपात से हम बाहर निकल करके आए हैं और उसमें आगे बढ़े हैं। लेकिन क्योंकि अभी और ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। कार्यक्रम में शामिल हुई स्थानीय महिलाओं ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने हमारे जीवन को बदल दिया है। अब हमारी बेटियों को शिक्षा और खेलों में समान अवसर मिल रहे हैं। इस अभियान ने सोच में बदलाव किया है। अब बेटियां परिवार की शान बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई इस योजना से मैं बहुत खुश हूँ। इस योजना के बारे में मेरी पर्सनल राय यह है कि यह बहुत अच्छी योजना है जिससे समाज में सोच बदलती जा रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चलाई गई योजना के कारण हमारे समाज में बहुत से बदलाव आए हुए हैं, जिससे लड़कियों को पढ़ने में, शिक्षा देने में, खेल कूद और क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना बनाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमारी बेटियों को बहुत प्रोत्साहन मिला है, वो स्कूलों में पढ़ाई कर रही हैं और हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ये योजना बना के हमारी बेटियों को बहुत आगे बढ़ावा दिया है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए चंडीगढ़ से प्रयागराज तक CTU की ओर से आज विशेष बस सेवा शुरू की गई, जिससे चंडीगढ़ व आसपास के महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष लाभ होगा। ये बस सेवा प्रतिदिन सेक्टर 17 ISBT से दोपहर 12 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह लगभग 7:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यूटी ट्रांसपोर्ट विभाग के सेक्रेटरी दीप वर्ला कलाकरा ने आज हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया। पूरी विधि विधान से श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। यूटी ट्रांसपोर्ट विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि लगातार लोगों की अपील को देखते हुए प्रयागराज के लिए ये सेवा शुरू की गई है और चंडीगढ़ से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु CTU मुसाफिर ऐप द्वारा भी टिकट बुक करवा सकते हैं। इस बस सेवा का किराया 1662 रुपए रखा गया है और 26 फरवरी तक हो रहे महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु जा सकेंगे। जिसके चलते CTU ने सभी यात्रियों की और चंडीगढ़ वासियों की और आसपास के क्षेत्र वासियों की सुविधाओं को, धारणाओं को, भावनाओं को देखते हुए हम आज ये बस चला रहे हैं, जो 12 बजे यहाँ से चलेगी और प्रतिदिन, और जिसका 1662 रुपये किराया होगा। 919 किलोमीटर तय करते हुए ये 19 घंटे 25 मिनट में जो है प्रयागराज पहुँचेगी। रोज 12 बजे ये बस चलेगी और जो सुबह 7:25 पे ये पहुँचेगी। तो यानी सभी श्रद्धालु 12 बजे यहाँ से चलें, सुबह स्नान करें और उसके बाद उसी बस से शाम 5 बजे वापसी कर सकते हैं। और ऑनलाइन बुकिंग हम कर सकते हैं, हमारी मुसाफिर ऐप है उससे बुकिंग कर सकते हैं CTU मुसाफिर। और यहाँ पर भी काउंटर पर भी 27 नंबर काउंटर है, जिस पे आके हम ओवर द काउंटर भी टिकट ले सकते हैं। प्रयागराज के लिए जाने वाले यात्रियों ने CTU की सुविधा की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया है। यात्रियों ने कहा कि अब चंडीगढ़ से प्रयागराज का सफर आरामदायक किया जा सकेगा। इसे हम काफी समय से इस सेवा का इंतजार कर रहे थे। जा रही है, वो ट्रेनें भी फुल हैं, हवाई जहाज भी फुल हैं। CTU ने जो उपराला किया है ये बहुत ही बढ़िया किया है, ताकि जो भी हम श्रद्धालु हैं वो इसमें आराम से जा सकें और कुंभ का स्नान प्रयागराज का। प्रयागराज के लिए जाने वाले बस के ड्राइवर प्रदीप ने बातचीत में अपने आप को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि मैं खुश हूं कि यात्रियों को महाकुंभ प्रयागराज लेकर जाने का मौका मुझे मिला है। नूंह पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को झांसा देने वाले 15 साइबर ठगों को पकड़ा है। इन सभी के विरुद्ध 12 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोपियों के पास से 20 मोबाइल व 29 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए हैं। इसके अलावा 250 नकली सोने के सिक्के और 1 नकली सोने की ईंट भी मिली है। ये ठग सोशल मीडिया पर पहचान बदलकर अलग अलग तरीके से ऑनलाइन विज्ञापन डाल लोगों से ठगी करते थे। नूंह के
डीएसपी हरेंद्र कुमार ने बताया कि विशेष अभियान के तहत पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई की गई है। साइबर अपराध की दुनिया में उतरे इन आरोपियों की उम्र 30 से 35 वर्ष तक की है। आरोपियों से पूछताछ कर जांच की जा रही है। हमारे जो टीम ने ज्वाइंट अभियान चलाने के बाद 15 साइबर ठग पकड़े हैं और उनके खिलाफ अलग अलग जो थानों में 12 FIR लॉज हमने दर्ज किए हैं और उनसे 20 मोबाइल और 29 जो फर्जी सिम हैं जिसका वो यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाकर जो ठगी करते थे वे, और 250 जो नकली जो सोने के। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।